Students, so this is screen is shared with you, and we have discussed the parts of human eye, and in that we were discussing about the eye lens. That at the center you have seen the eye lens, which is crystalline and proteinaceous, and on that crystalline lens, uh, biconvex lens it is, both sides it is convex, composed of fibrous jelly-like material. It is made of a fibrous jelly-like material. Focus the image of the object on retina. Its work is that it focus the object image on your retina. Like the slide is being going on in the screen. Slide को मैं discuss कर रही हूँ तो slide में आपको रेड कलर से हेडिंग दिख रही है पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शंस की इमेज आपके रेटिना पे बन रही होगी पार्ट्स और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की इमेज भी आपके रेटिना पे बन रही होगी रेटिना लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन ऑन द बैक ऑफ द आई बॉल लाइट रेटिना एक लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन है जो कि आपके आई बॉल के बैक में होती है और फंक्शन होती है कि इसमें इमेजेस बनती हैं और फिर ब्रेन जब ये रेटिना पे बनती है तो ब्रेन में जाती है थ्रू ऑप्टिक नर्व एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर एक सॉल्टी फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में फ्रंट में होता है जो हमारी कॉर्निया होती है ट्रांसपेरेंट उसके और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर इट गिव्स आईज its shape and nourishes the cornea lens by supplying nutrition. Terms related to eye. अब accommodation. Eye से related कुछ terms हमने पढ़ रहे हैं. These are the ability of the eye lens to change the length of the formed image. Ability of the eye lens to change the length of the formed image or the retina. Least distance of distinct vision near point. The minimum distance from the eye at which the eye can see the object clearly and distinctly without any strain. तो अकोमोडेशन तो हमारी आई लेंस की एबिलिटी हो गई कि वो हमारी फार ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट की आराम से और क्लियर इमेज बना सके तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज द लेंथ ऑफ द फॉर्मेशन टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना आई लेंस की एबिलिटी कि वो चेंज कर सके आई लेंस के थिकनेस को जिससे थिकनेस को अगर वो चेंज करेगा तो पास की चीजें आराम से दिखेंगी और जब थिकनेस को चेंज करेगा तो दूर की चीजों पे भी फोकस हो पाएगा ताकि इमेज पास की और दूर की चीजों की दोनों की रेटिना पे बन सके क्लियरली प्लीज डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट विजन में आप क्या समझते हो इट इज द नियर पॉइंट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली हम जहाँ पर अपनी आई से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है नॉर्मल आई से कितना दूर रखें हम एक सब्सटेंस मतलब एक पेपर को या हमारे से कितना दूर होना चाहिए हमारी आई लेंस से कुछ हम रीड कर रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर जैसे आप ये स्क्रीन रीड कर रहे हो इसके और आपकी आई के बीच में द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंट विजन इज 25 सेंटीमीटर इतनी दूर से ही हमें क्लियर इमेज बनती है हमारी आईज पे और हमें क्लियर दिखता है फार पॉइंट क्या होता है हम कितना सबसे दूर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जिसपे हम क्लियर देख सकते हैं वो क्या है द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इस नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी होता है तो इंफिनिटी तक हम क्लियरली जैसे हम सन भी देखते हैं मून भी देखते हैं और क्रिस्टलाइन लेंस कैटरैक्ट क्या होता है आप देख रहे हो एक आई का लेंस बिल्कुल मिल्की हो गया क्लाउडी हो गया तो यानी कि लेंस क्या हो गया है बिल्कुल ओल्ड एज में आके खराब होने लगता है प्रोटीन के लेयर्स उसके अंदर इकट्ठा होने वो मिल्की होने लगते हैं जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं लगे रहेगा तो उससे लाइट नहीं जा पाएगी ओपेक हो जाएगा दिस कॉजेज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इससे पार्शियल लॉस हो जाता है कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी अगर ऐसा पर्सन जिसको इसका मिल्की लेंस हो गया है वाइटिश लेंस हो गया है वो सर्जरी कराता है तरह तरह की सर्जरीज होती है इसकी जिससे लेंस को पिघला कर नया आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है बट इज पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन फिर हमें साफ दिखने लगता है नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड defects of vision here we have to read about three defects myopia which is called nearsightedness hypermetropia which is the long sightedness presbyopia which is
the ability to see both far and the मायोपिया में कॉज जो होता है वो लार्ज आई बॉल हो जाती है। पर्सन की आई बॉल का डायमीटर ज्यादा हो जाता है, स्मॉल फोकल लेंथ हो जाती है आई लेंस की, और कॉनकेव लेंसेज की करेक्शन होती है। एनसीईआरटी में इसके इमेजेस और करेक्शन के इमेजेस भी दिए हुए हैं। हाइपरमेट्रोपिया में स्मॉल आई बॉल हो जाती है, लार्ज फोकल लेंथ हो जाती है आई लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंसेज की करेक्शन होती है। तो मायोपिया से अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में हमें पास का नहीं दिखता है, और हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर का, पास मायोपिया में हमें पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, क्योंकि आई बॉल लार्ज हो गई है और लेंस आई लेंस की फोकल लेंथ छोटी हो गई है। मायोपिया में हमें नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेड मतलब पास का दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में हमें लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी कि हमें दूर का दिखेगा पर पास का नहीं दिखेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन होता है, मायोपिया का करेक्शन कॉनकेव लेंस से। प्रेस बायोपिया वहीं पर एकोमोडेटिंग पावर आई लेंस की कम हो जाती है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और आई लेंस भी स्टिफ हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस से इसका करेक्शन होता है। यहाँ डायग्राम दे रखे हैं। तो मायोपिया नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, फर्स्ट वाला इमेज हाइपरमेट्रोपिया का है, सेकंड वाला इमेज फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। फार पॉइंट इंफिनिटी से पास आ जाता है यहाँ पर, और नियर पॉइंट इधर दूर चला जाता है पहले भी। तो दिस इज द इन द आई। So with this, we have discussed the eye defects and their correction.
नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट प्रिज्म से जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है तो कैसे वो 7 कलर्स में चेंज होती है। रिकॉम्बिनेशन बनती है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बनता है। जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, हम वापस से व्हाइट लाइट बना सकते हैं अगर हम इन्वर्टेड प्रिज्म रख दें। ये एक्टिविटी हमने क्लास में भी करी थी। सिंपल, जब हम रिफ्रैक्शन देखते हैं प्रिज्म से तो हमको इस तरह का रिफ्रैक्शन दिखता है, जहां पर एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो 2 बार रिफ्रैक्ट होगी इंटरनली, एंड देन इमर्जेंट रे जो निकलेगी जब उसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें प्रिज्म एंगल मिलेगा। Phenomena of splitting the ray of white light into constituent colors wavelength is called dispersion of the band of the colors from violet to the red light is called spectrum. तो अगर हमें एक रे ऑफ लाइट स्प्लिट होती है और वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, जो कि है वॉयलेट, इंडिगो, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विथ क्योर से अगर हमें कोई लाइट स्प्लिट होती दिखती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जो इसी कलर से डिनोट कर रखे हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसा हमें रेनबो में भी दिखता है, तो ऐसा अगर हमें कोई बैंड दिखता है जो कि 7 कलर्स का बैंड है, तो इसको हम बोलते हैं विबग्योर। और इसमें वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है, उसके बाद इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज और रेड। ये प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई है, इसी स्प्लिटिंग को डिस्पर्जन का फिनोमिना कहते हैं, और ये 7 कलर्स को गिव राइज करती है। आप देख रहे हैं रेड सबसे कम बेंड हुई है, और फिर ऑरेंज उससे थोड़ी ज्यादा बेंड, येलो सब उससे थोड़ी ज्यादा बेंड, सबसे ज्यादा बेंड हुई है वॉयलेट। वॉयलेट इज बेंड द मोस्ट। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बेंडिंग है लाइट की, वो इनवर्सली रिलेटेड होती है वेवलेंथ से। यहाँ पर आइजैक न्यूटन ने एक और इन्वर्टेड प्रिज्म जब रख दिया था पहले प्रिज्म के सामने, तो जो बैंड बना था वो वापस से कंबाइन होके व्हाइट लाइट बन गया। तो ये रिकॉम्बिनेशन है स्पेक्ट्रम का, 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम बनता है पहले प्रिज्म से, जो 7 कलर्स गिवराइज होते हैं विद क्योर, वही रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट बना देते हैं। Formation of rainbow, a beautiful spectrum of light is produced by refraction, dispersion and internal reflection. तो ये 3 फिनोमिना होते हैं। पहले रिफ्रैक्शन, जब एयर से लाइट वाटर ड्रॉपलेट में आती है, रेन ड्रॉप में, जो रेन के वक्त रेन ड्रॉप्स एयर में है उनमें लाइट रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, उसका डिस्पर्शन हुआ यानी वो स्प्लिट हुई, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ उसके अंदर, और सनलाइट से स्फेरिकल रेन ड्रॉप से वो बाहर चली गई, इससे हमें रेनबो दिखता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमें फिनोमिना पढ़ने हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एपरेंट पोजीशन किसी स्टार की स्लाइटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन स्टार की बहुत दूर है, पर एपरेंट पोजीशन हमें और भी दूर दिखती है उसकी। दिस एपरेंट पोजीशन इज नॉट स्टेज, और ये बदलती रहती है। इसी को ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं, कि जब एपरेंट पोजीशन बदल रही है स्टार की बार बार, तो ट्विंकल करता हुआ हमें दिखता है। Path of the rays of the light coming from the star goes on varying slightly, और जो रेज ऑफ लाइट आ रही है स्टार से वो वेरी, वो थोड़ी बहुत चेंज होती है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टार इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रैंडमली विद टाइम। टाइम के साथ साथ अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आईज में आ रही है वो इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। कभी स्टार बहुत तेज चमकता हुआ दिखता है, कभी स्टार बहुत कम चमकता हुआ दिखता है। इसी को ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं स्टार। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है, क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स थोड़े और पास होते हैं अर्थ के, तो उनसे जो अमाउंट रिसीव होती है हमको वो बहुत ज्यादा होती है, फ्लक्चुएशन इनके अंदर बहुत नेग्लेजिबल होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, तो हमें ये ट्विंकलिंग नहीं शो करती। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट मीन सन हमें 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है सनराइज से,
और 2 मिनट बाद में भी दिखता रहता है सनसेट के। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। विद एल्टीट्यूड डेंसिटी एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर डिक्रीजेस, क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ साथ जैसे जैसे एयर में हम ऊपर और हाइट पर बढ़ते हैं, 18 किलोमीटर 25 किलोमीटर, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर तक पहुंच रहे हैं एटमॉस्फेयर की, तो डेंसिटी और हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की कम होती जाती है। The light rays starting from the sun travel from the rarer to denser, और ऊपर वाली लेयर्स की डेंसिटी रेयर होती है, नीचे वाली लेयर्स की डेंसिटी डेंसर होती है। तो लाइट रेज रेयर से डेंसर में आती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब ऑब्जर्वर उन्हें अर्थ पे देखता है तो लाइट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द पोजीशन अबव द होराइजन, तो लाइट उसे होराइजन से ऊपर से आती हुई दिखती है। द सन विच इज एक्चुअल इन द पोजीशन बिलो द होराइजन अपीयर्स टू बी द पोजीशन अबव द होराइजन, जो सन होरिजन से नीचे है वो सन हमें ऊपर दिखता है। ये इमेज आपको एनसीईआरटी में भी दी हुई है कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है अर्थ पे तो उसे सन अभी होराइजन के नीचे है, तभी 2 मिनट पहले ही वो उसे ऊपर दिख रहा है, बिकॉज टुवर्ड द नॉर्मल रे ऑफ लाइट, देन रेयर से डेंसर में आने की वजह से अंदर की तरफ मूव हुई है। ब्लू कलर स्काई का क्यों होता है? क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एयर में अलग अलग साइज के स्मॉलर और बिगर पार्टिकल्स होते हैं जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट को शो करते हैं। दे स्कैटर ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन द रेड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्ट्रांगली स्कैटर करते हैं एज कम्पेयर टू रेड लाइट। The scattered light enters the eye and the sky appears blue. Scattered light हमारी आंखों में पड़ती है और हमें नीला आसमान दिखता है। रेडिशनेस क्यों दिखती है फिर? क्योंकि रेडिशनेस भी दिखती है जब सनसेट होता है या सनराइज होता है। तो रेडिशनेस ऑफ सन at the sunrise and sunset, the shorter wavelength of blue light is scattered away from the observer and the long wavelength of red light only seen because it is least scattered. रेड कलर डेंजर सिग्नल्स के क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये बहुत कम स्कैटर होता है। रेड लाइट कम स्कैटर होने के बाद दूर से भी दिख सकती है। तो यहाँ पर हमारी हमारी ह्यूमन आई का पावर पॉइंट फिनिश हुआ। आई होप आपको ये पूरा पावर पॉइंट अच्छे से समझ में आया। थ्रू द वेरियस पावर पॉइंट, थ्रू द वेरियस स्लाइड्स, you are able to understand it, and if you are having any doubt you can ask your question in the class as well as in the comment section below. Share and subscribe my channel for more such videos. Thank you and have a nice day. I would like to end the video here. Share and like and subscribe my channel.